हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये 29 दिसंबर 2024 हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के वीडियोस आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर से देखिएगा। गाइज, इस वीडियो में भी हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से आप देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया है आपसे, पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे ये कौन थे। तो ये क्वेश्चंस जो है दो अलग अलग टाइप से बनता है। एक तो बनता है कि ये जो उद्घाटन समारोह इससे, और दूसरा बनता है समापन समारोह से, है ना। तो दोनों का हमें जो क्वेश्चंस मिला है, दो अलग अलग लोगों ने भेजा है। दोनों ने, एक ने उद्घाटन भेजा, दूसरे ने समापन भेजा। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे ये थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। वही क्वेश्चन जो है ये इसमें पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो समापन समारोह है इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे समापन समारोह में। तो तीरंदाज हरविंदर सिंह और ध्वज धावक थे प्रीतिपाल सिंह, है ना। तो ये याद रखिएगा इन दोनों का नाम। और यहाँ पर ये उद्घाटन समारोह के थे और ये समापन समारोह में, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में याद रखना है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ये थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक है प्रीतिपाल ये थे। हरविंदर ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। वही जो प्रीति है इन्होंने महिला T35 स्पर्धा में 100 मीटर और मीटर में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इस पैरालंपिक में भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और भारत ने 6 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य पदक इसमें जीते थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दी। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। 500 से अधिक टेस्ट है, आपकी एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। डेमो भी पूरा का पूरा एप्लीकेशन पर डाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा, सारी चीज़ें एज इट इज फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एसएससी जीडी वगैरह की भी अवेलेबल है, तो आप जाकर ही चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये है, भारत के किस 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई, इन्होंने हाल ही में अपना जो है कार्यभार पूरा किया है। तो इनका नाम है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ भी इनको कहा जाता है, DY चंद्रचूड़, है ना। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे ये, है ना। और अभी 51वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनसे भी आपका क्वेश्चन 2-3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। कल जिनका एग्जाम है 30 तारीख को, उनको आपको चेस्ट देख कर जाना है ना। तो ये जो है इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया है। 50वें थे मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने हाल ही में अपना जो कार्यभार है ये पूरा किया है। 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ये बने थे और अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए इन्होंने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, है ना, न्यायाधीश है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 10 नवंबर 2024 को अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया है। कब किया है? 10 नवंबर 2024 को। कब बने थे? 9 नवंबर 2022 को बने थे। 2 साल का कार्यकाल था इनका, जो कि इन्होंने करीबन पूरा कर लिया है ना। और उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनमें अनुच्छेद 370 की संवैधानिकता, राम जन्मभूमि विवाद और समलैंगिक विवाह से संबंधित कुछ निर्णय शामिल है ना। तो याद रखिएगा इनकी जो विदाई है, उनकी विदाई के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है ये 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो संजीव खन्ना जो है ये अभी सीजेआई है वर्तमान में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 11 नवंबर 2024 को ये बने हैं और कौन से नंबर के? 51वें नंबर के। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार जो है मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो यह इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन H+ आयन और हाइड्रोक्साइड OH- आयन मिलकर जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं।
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण का जो pH मान है ये 7 होता है। प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल का उदासीनीकरण 7 से अधिक होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से किसमें बहुविखंडन होता है? तो अमीबा करेक्ट आंसर रहेगा। प्लाज्मोडियम, अमीबा, स्पोरोजोआ और कुछ शैवाल में बहुविखंडन होता है। तो प्लाज्मोडियम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो सकता है, अगर ऑप्शंस में आपको दे रखा है तो, या फिर आपका अमीबा रहेगा, जो कि ऑप्शन में आपको आई थिंक दे भी रखा था। क्लियर है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम अलैंगिक प्रजनन के जरिए बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। जब यह इंसानों के लाल रक्त कोशिका आरबीसीज पर भोजन करता है तो यह बहुविखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है। बात करें अमीबा की, देखिए ये जो है एक कोशिकीय जीव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अमीबा जो है बहुविखंडन की प्रक्रिया को अपनाता है। तो ये चीजें हैं, एक कोशिकीय जीव है, अगर आगे से पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोनोरिया और एड्स कैसी बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है, संक्रमण प्रकार इसका जो है, ये जो गोनोरिया इसका गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है, एसटीडी। और ये कारण क्या है? तो ये बीमारी जो है ये एक निसेरिया गोनोरेबिया है जो नामक बैक्टीरिया इसके कारण होती है। और अगर बात करें एड्स की, तो एक एड्स जो है ये वायरल संक्रमण है और ये एक HIV जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है HIV, इस बीमारी के कारण ये एड्स होता है। तो दोनों का आपको याद रखना कौन सा वायरस है और किस प्रकार के संक्रमण रोग ये बेसिकली हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ए बराबर 1 न्यूटन, विस्थापन जो है 1 मीटर है, तो कार्य कितना होगा? क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट में आपको दे रखा होगा, अगर कोई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसका जो विस्थापन है 1 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल हो जाएगा आपका 1J, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर जा रहा है, क्वेश्चन है आपका, यदि न्यूटन बल 9 न्यूटन है और विस्थापन 0 हो तो कार्य कितना होगा? इस तरह से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो मृदा और जल प्रदूषण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अजैव निम्नीकरण पदार्थ मृदा की उर्वरता कम करते हैं और जल स्रोतों को दूषित ये बेसिकली करते हैं। जैव आवर्धन की बात करें, ये पदार्थ जो है खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मानवों में विभिन्न रोग पैदा करते हैं। पारितंत्र में रहने वाले जीवों का ह्रास, जैव निम्नीकरण पदार्थों के कारण पारितंत्र में रहने वाले सभी जीवों का ह्रास होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल की अनुपस्थिति में रखे तो यहाँ हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटता है। ये जो है कथन सही है, क्या ये कथन सही है? ये आपसे पूछा है। तो जल की अनुपस्थिति में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटता है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अम्ल को अपने गुण दिखाने के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के में अम्ल के अणु टूट जाते हैं और हाइड्रोजन जो आयन है H+ मुक्त होते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन अम्लीयता का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F और 2F के बीच में रखी जाए तो कैसी छवि बनती है? बड़ी, आभासी और सीधी जो छवि है ये बेसिकली बनती है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F और 2F के बीच रखी जाए तो बड़ी, आभासी और सीधी जो है छवि बनती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है तो वस्तु दूरी भी ऋणात्मक बेसिकली हो जाती है, वस्तु की दूरी भी। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के समान छवि पाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए? अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के सामने समान छवि पाने के लिए वस्तु को जो है वक्रता केंद्र के दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। तो अवतल दर्पण में वस्तु के आकार के समान छवि पाने के लिए वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए और वक्रता केंद्र दर्पण की सतह पर सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई कोशिका 2 खंडों में विभक्त होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको माइटोटिक विभाजन इसको बेसिकली बोला जाता है। जब कोई कोशिका 2 खंडों में विभाजित होती है तो इसे माइटोटिक विभाजन बेसिकली कहा जाता है। माइटोसिस जो है, माइटोसिस कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। इसमें एक कोशिका 2 नई जो कोशिकाएं हैं इनों में विभाजित होती है। तो माइटोसिस में मूल कोशिका का DNA गुणसूत्रों के 2 बराबर सेटों में विभाजित बेसिकली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है ये है
गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की वह ऊर्जा है जो उसकी गति के कारण होती है और ये ऊर्जा वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। जब वेग दुगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये है C बराबर है ना C बराबर Q/V फॉर्मूले से जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, यही था ना मिला है। एक आपका क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड बना है, कार्य से, फॉर्मूले से था। एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल जो कि था इस टाइप का था। अगला क्वेश्चन है भूरे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो भूरे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रासायनिक अभिक्रिया पानी के साथ होने पर क्लेड लाइम CaOH2 बनाता है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन्स जो है PTH ये बेसिकली स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। यह जो है पैराथायराइड हार्मोन्स PTH नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो नियंत्रित करता है शरीर कैल्शियम को कहाँ से संग्रहित और उपयोग करता है। तो पैराथायराइड कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैराथायराइड ग्रंथि की कोशिका घातक कैंसर युक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ऐसा था आपका, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल धारा का मान पूछा था, इस तरह से दे रखा था, आपको एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, बाकी इस तरह से बता रहे थे कि इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से 36, 45, 63, 126। तो ये जो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे बेसिकली पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड 2 तरह का होता है, एक और इसका रंग जो है अलग अलग होता है। तो कॉपर 1 है ना, ये जो ऑक्साइड का रंग है इसमें काला होता है, और कॉपर 2 जो होता है ऑक्साइड का रंग इसमें लाल होता है। तो 2 तरह का होता है कॉपर ऑक्साइड। पहला वाला इसका रंग काला होता है, जो कि पहला है कॉपर ऑक्साइड फर्स्ट काला, और सेकंड जो है ये लाल होता है। अगला है रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी के द्वारा किसकी खोज की। तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने अपने सोने की पन्नी प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी का पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। इस प्रयोग से पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना और घनात्मक आवेशित नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो थे आज की आपकी 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने 100% ऑथेंटिक रियल आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को कवर करवाए हैं। जितने भी हमें मिले सारे हमने कवर करवा दिए। अगर आपका भी 30 तारीख को पेपर है, आप में से किसी का भी, और आई थिंक आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं सभी का आई थिंक 30 तारीख को भी पेपर होगा, क्लियर है। तो आपका अगर 1st, 2nd, 3rd जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा एग्जाम सेंटर निकलने के तुरंत बाद। तो आप क्वेश्चंस कहाँ पर सेंड करेंगे, आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, क्लियर है। टेलीग्राम पर सेंड जरूर से करिएगा। वहाँ पर हम जैसे ही शिफ्ट छूटती है तो तुरंत से एक नंबर वाला मैसेज डाल देते हैं, तो जहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमें चैटिंग के माध्यम से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, है ना। तो सभी से रिक्वेस्ट है 1st और 2nd, 3rd वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। और एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी क्वेश्चंस आप जरूर से सेंड करिएगा जब भी एग्जाम देकर बाहर निकले, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो हम आपको सबसे सटीक और 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ हमारी और भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी मिल जाएगी। 500 से अधिक कंटेंट यहाँ पर डला हुआ है। डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये SSC GD की भी अवेलेबल है, ये भी 79 की है। 500 से ज़्यादा टेस्ट डला है, एप्लीकेशन पर डेमो डला है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पेड कोर्स में जाकर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी। सबसे सटीक तरीके से आपको व्यवस्थित रूप में हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। और ये MPSI के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर भी चेकआउट आप कर सकते हैं MP स्टेट के लिए। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। और गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।